राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करते समय हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि इस विषय में आखिर क्या क्या शामिल है। तो बच्चों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने ये बताने की कोशिश की है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान वो विषय है जिसमें हम राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो राज्यों के मध्य आपस में संबंध होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो शामिल की गई हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्य के बारे में। राज्य राजनीति विज्ञान, अगर पिछले 150 सालों में इसका हम अध्ययन करें तो पिछले 150 सालों में राजनीति विज्ञान को अलग अलग तरह से विद्वानों ने परिभाषित करने की कोशिश की। उदारवादी और लोकतांत्रिक समाजवादी जहां राज्य को सद्गुण की एक इकाई मानते हैं, ये मानते हैं कि राज्य एक लोक कल्याण के काम करने वाली संस्था है, वहीं मार्क्सवादी इसको शोषण करने की एक इकाई मानते हैं। वो ये मानते हैं कि राज्य में दो तरह के वर्ग होते हैं। एक वर्ग वो है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको वो सर्वहारा वर्ग का नाम देते हैं या मजदूर वर्ग भी कहते हैं, और दूसरा एक ऐसा वर्ग है जिसके पास बहुत कुछ है, जिसको पूंजीपति वर्ग कहते हैं, जिसके पास संपत्तियां हैं। तो राज्य नामक संस्था की जो उत्पत्ति हुई है, मार्क्सवादियों का मानना है कि उसकी जो रचना की गई वो पूंजीपति वर्ग के हितों का संरक्षण करने के लिए की गई। इसके अलावा एक और विचारधारा है जिसको हम अराजकतावाद कहते हैं। अराजकतावाद भी ये मानते हैं कि राज्य नामक संस्था को समाप्त कर दिया जाए। इसमें कई विचारक हैं, टॉलस्टॉय हैं, बाकुनिन हैं, क्रपोटकिन हैं, और भारत में जैसे महात्मा गांधी हैं। तो ये अराजकतावादी विचारधारा ये मानती है, अराजकतावादी मानता है कि राज्य नामक संस्था का समाप्त कर दिया जाए। जैसे गांधी जी कहते हैं कि ये हिंसा का सहारा लेती है क्योंकि इसमें पुलिस और सेना होती है। तो इस तरह से विचारधारा के स्तर पर बहुत सारी विचारधाराओं में आपस में बहुत मतभेद है। अगर वैचारिक स्तर पर देखा जाए, व्यक्तिगत स्तर पर जो विचारधाराएं हैं, उसमें भी अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग विचार दिए गए। जैसे अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है, इसका विकास हुआ है। लेकिन इसके ठीक एक दूसरी विचारधारा है जो ये मानती है कि राज्य का विकास नहीं हुआ, विकास न होके ये एक समझौते के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको हम सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें हाब्स हैं, लाक हैं, रूसो हैं। ये सारे विचारक ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते का परिणाम है। एक आदर्शवादी विचारधारा है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य ईश्वर का अवतार है, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। एक विचारक हुए हैं हीगल, तो उन्होंने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मान लिया। तो इस तरह से अलग अलग विचारकों की भी उनके अलग अलग विचार हैं। राज्य को हम कई अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे राज्य के लिए कभी कभी हम राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम राज्य को सरकार कहकर भी संबोधित करते हैं, राज्य को समाज भी कह दिया करते हैं। बच्चों, आप समझते हैं इस बात को कि किसी भी चीज़ का निर्माण कुछ अवयवों के द्वारा हुआ है। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य 4 चीज़ों से मिलकर बना है। जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है। ये 4 चीज़ें हैं जिनके आधार पर इसका निर्माण हुआ है। तो सरकार एक उसका छोटा सा एक अंग है, राज्य का वो पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसी तरह से एक और भी चीज़ है, जैसे प्राचीन काल में इसको किन नामों से जाना गया। जैसे प्राचीन यूनान में इसके लिए पोलिस शब्द इस्तेमाल किया जाता था। छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जैसे आपने पढ़ा होगा, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जान लें कि एथेंस, स्पार्टा आदि यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। रोमन्स ने राज्य के लिए सिविटास और रिस्पब्लिका शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे पहली बार एक विचारक जिनका नाम था मैकियावेली, उन्होंने एक किताब लिखी। ये इटालवी विचारक थे। इन्होंने एक किताब लिखी द प्रिंस, और ये किताब 1513 में पब्लिश्ड हुई थी। उन्होंने इस पुस्तक में एक शब्द, इटालवी शब्द था द स्टैटो, उसको गढ़ा।
तो सबसे पहली बार जब हम जो राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, तो ये स्टेट शब्द की जो उत्पत्ति थी ये इटालवी भाषा के स्टेटो से हुई, और इसकी जो रचना का श्रेय जाता है वो मैकियावेली को जाता है। राज्य के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। राज्य को अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की गई। जैसे ये जो पहला फेज था जिसको हम कह रहे थे कि क्रमिक विकास का परिणाम है, जिसको लोगों ने माना कि राज्य लोक कल्याण के काम करता है, उन विचारधाराओं में, इसको हम परंपरागत विचारधारा कहते हैं, उनमें अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई। जैसे अरस्तु कहते हैं कि परिवार गांव और समूह का एक संगठित रूप है जो आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए जिसकी उत्पत्ति हुई है। सिसरो कहते हैं कि जो राज्य है वो बहुसंख्यक समाजों का एक ऐसा संगठन है जो सामान्य अधिकार और पारस्परिक लाभ को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। बोधा कहते हैं कि परिवार और उनकी सामान्य संपत्तियों का एक ऐसा समूह है राज्य जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक के द्वारा शासित होता है। लास्की एक विचारक हैं जो बहुलवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं, जो ये मानते हैं कि राज्य की जो संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पर, वो ये मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होता है। सामान्य रूप से आप ये मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही संप्रभुता विभाजित होती है या तो राज्य के दो हिस्से हो जाएंगे या राज्य की समाप्ति हो जाएगी, राज्य का अंत हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि राज्य एक भूभागीय समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और अपने निश्चित भूभाग में सभी संस्थाओं में सर्वोच्च है। एक परिभाषा मुझे लगता है कि सारे बच्चों को इसको याद करना चाहिए, वो गार्डनर की परिभाषा है। वो कहते हैं कि राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय है जिनका अपना एक निश्चित भूभाग है, जो किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, जिनकी अपनी एक सरकार है और वहाँ के निवासी उस सरकार की आदेश का पालन आदतन करते हैं। तो ये एक परिभाषा है जो गार्डनर के द्वारा की गई। अब ऊपर से जितनी भी परिभाषाएं, जो परंपरागत दर्शन है उसमें जितनी भी परिभाषाएं की गई हैं, वो सब ये बताने की कोशिश करती हैं कि राज्य का काम लोगों का कल्याण करना है, या राज्य नामक संस्था की या जो उसकी उत्पत्ति हुई है या जो उसका विकास के द्वारा जो जिस रूप में हम आए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि लोगों के हितों की उसको संरक्षित किया जाए। एक नई विचारधारा आई जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के नाम से जानी गई। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये है कि अभी तक हम जिन की चर्चा कर रहे थे वो मानते थे कि राज्य के बगैर व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, लेकिन इस विचारधारा ने, मार्क्सवादी विचारधारा ने ये माना कि राज्य आर्थिक आधार पर एक सुपर स्ट्रक्चर है और ये उन लोगों के द्वारा निर्मित किया गया है जो पूंजीपति हैं या वो लोग जिनके कुछ अपने हित हैं, और उन हितों को संरक्षित करने के लिए लोगों के द्वारा एक जो इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर है उसको बना लिया गया। उसमें सरकार बना ली गई ताकि वो चीज़ों को लीगलाइज कर सकें और अपने हितों का संरक्षण कर सकें। लेनिन कहते हैं एक वर्ग विरोधी समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन बनाए रखने के लिए ये एक राजनीतिक संयंत्र के रूप में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो दूसरी विचारधारा थी, जिसको हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं, वो ये मानती है कि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति या इसका जो जन्म हुआ है वो सर्वहारा वर्ग के ऊपर आधिपत्य बनाए रखने के लिए पूंजीपति वर्ग का एक षड्यंत्र है, और सेना और पुलिस और इन सब के माध्यम से वो अपने पूंजी के जो हित हैं, अपनी जो संपत्तियों को की जो रक्षा है वो इनके माध्यम से करते हैं। एक तीसरी विचारधारा कुछ समय के बाद आई, 20वीं शताब्दी में आई, जिसको हम व्यवहारवादी चिंतन कहते हैं। व्यवहारवादी चिंतन ने राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था को तरजीह दी, और इनका यह मानना था कि संस्थाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितने की वहाँ में रहने वाली जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे राजनीतिक दल, जैसे दबाव समूह या व्यक्तियों का व्यवहार,
तो ये निर्धारित करता है कि एक राज्य का स्वरूप क्या होगा। तो व्यवहारवादी विचारधारा आई, जिसमें आप लेसवेल को, जिसमें आप डेविड ईस्टन को, जिसमें आप अमन बर्वा को, ये इन सारे विचारकों को शामिल कर सकते हैं। तो ये एक तीसरी विचारधारा थी जिसने राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी और ये माना कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये जो 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 वहाँ की जो संस्थाएं होती हैं वो निर्धारित करती हैं कि एक राज्य का स्ट्रक्चर कैसा होगा और राज्य का स्वरूप कैसा होगा। दो बातें यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि एक राज्य में चार चीज़ें होती हैं। मैंने शुरू में कहा था कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें जो शुरू के तीन है, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, इस पर बहुत ज़्यादा किसी को आपत्ति नहीं है। चौथा एक जो तत्व है इसका, संप्रभुता, इसको लेकर थोड़ा सा विरोधाभास है। अलग अलग विचारक हैं इस पर, एक अलग से हम लोग अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पहला ये है कि जो संप्रभुता को एक मानते हैं, जो ये मानते हैं कि संप्रभुता केवल एक होती है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, वो एकत्ववादी कहे गए। और जो ये मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, संप्रभुता अलग अलग संस्थाओं में बटी हुई है, उनको बहुलवादी किया गया। और इसमें मुख्य रूप से एक नाम अभी जो मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि लास्की का है। तो लास्की ये मानते हैं कि राज्य में कोई संप्रभुता नाम की वस्तु नहीं होती, बल्कि जो छोटे छोटे संगठन होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनमें, उन संस्थाओं में राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्य में जो चार चीज़ें हैं उसमें जनसंख्या, भूभाग और सरकार और संप्रभुता, जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, उसमें जनसंख्या क्या है। अलग अलग विचारकों के मत हैं जनसंख्या को लेकर। जैसे प्लेटो ने कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। रूसो कहते हैं कि एक आदर्श राज्य में 10,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अरस्तु का ये मानना है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि शासन करना मुश्किल हो जाए, और इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि उसको संभालना मुश्किल हो, जो राज्य के संसाधन हैं वो उसको पूरा ना कर पाएँ। तो जनसंख्या एक सामान्य औसत की जनसंख्या होनी चाहिए। एक राज्य की कल्पना हम बिना जनसंख्या के, बिना लोगों के नहीं कर सकते। दूसरी बात भूभाग या टेरिटरी की आती है। कुछ विचारक हैं, डिग्बी वगैरह, जो ये पहले मानते थे कि राज्य में भूभाग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ज़मीन के ये जो निश्चित एरिया होती है उसके बगैर एक राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ये एक आवश्यक अंग है। अगर आपके पास राज्य ज़मीन नहीं है तो आप राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तीसरी बात आती है कि सरकार क्या है। सरकार भी तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और जो बने हुए कानून हैं और जो लागू किए गए कानून हैं, अगर उनमें कहीं विरोधाभास होता है तो न्यायपालिका उसके हिसाब से न्याय करती है। तो सरकारें जो हैं वो अलग अलग तरह से हैं। जैसे किसी भी व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हम संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार का जो अंतर है वो करते हैं उसका। और जहाँ पर राज्य की सरकारें पाई जाती हैं और केंद्र की सरकारें पाई जाती हैं, उसमें एकात्मक और संघात्मक सरकार, जहाँ पर केवल एक देश में केवल एक सरकार हो, उसको हम एकात्मक सरकार कहते हैं। अगर वो सरकारें राज्य की सरकारों में विभाजित होती हैं तो एकात्मक, और वहाँ पर संघात्मक सरकार होती है। इसके अलावा अगर किसी देश में वंशानुगत शासन है, राजा का बेटा राजा बन रहा है, तो वो राजतंत्र है। अगर किसी देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका चुनाव होता है, उसका चयन होता है, तो वो एक ऐसी सरकार है जिसको हम गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत एक रिपब्लिकन स्टेट है। भारत रिपब्लिकन स्टेट इसलिए है क्योंकि यहाँ का हेड ऑफ द स्टेट यानी यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होता। और तीसरी और चौथी जो चीज़ है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये है कि एक राज्य में संप्रभुता होती है। संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है, जैसे हमारे शरीर में प्राण है, हमारे शरीर में जीवन है। अगर हमारी सांस खत्म हो जाए तो हम मृत कहे जाएंगे। उसी प्रकार से किसी भी राज्य में अगर संप्रभुता नहीं है तो उसको आप जीवित नहीं मान सकते। जैसे 1947 से पहले जब हम आज़ाद नहीं थे तो हमारे सारे निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट किया करती थी, हमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1947 के बाद से
हम जब आज़ाद हुए, हमारे पास जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, एक सरकार भी थी, लेकिन हम एक देश नहीं थे, एक राष्ट्र नहीं थे, एक राज्य नहीं थे। राज्य इसलिए नहीं थे क्योंकि हम किसी भी देश के अधीन थे, हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। तो 1947 में हमको ये शक्ति मिल गई कि हम अपने निर्णय स्वयं कर सकेंगे। तो इस तरह से हमने ये जो संप्रभुता प्राप्त कर ली और हम एक राज्य के अस्तित्व में आए। तो संप्रभुता किसी भी राज्य का प्राण होती है। तो ये राज्य के बारे में एक सामान्य सी जानकारी थी। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।